हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए पहले ऑस्मोसिस पता होनी चाहिए। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तीनों इंटरलिंक्ड है, मतलब तीनों ही टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। तो इन तीनों के ही बारे में पता होना चाहिए। मैंने 3 डायग्राम्स यहाँ पे बना रखे हैं। डायग्राम्स थोड़े रफ हैं, लेकिन आई होप ये समझाने के लिए सही काम आएंगे, मतलब ये आपको इनसे समझ आ जाएगा। पहली बात तो ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस का डायग्राम इसमें ये है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एनिमल स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, सेलुलोज एसीटेट, ये एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं अपनी तरफ से, किस तरफ? हायर कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की साइड फ्लो हो रहा है लिक्विड का, या फिर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब लोअर और हायर कंसंट्रेशन कैसे? सॉल्वेंट है, देखो सॉल्वेंट प्योर है, इसके अंदर कोई सोल्यूट का अमाउंट नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम। सॉल्यूशन कब बना? जब इसमें हमने कोई ना कोई सोल्यूट ऐड किया, तो उसमें कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। डायग्राम में आई थिंक क्लियरली विजिबल है। ग्रीन रीजन को मैंने थोड़ा कम बनाया है, रेड रीजन जो मैं सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको थोड़ा हाई लेवल पे बनाया। अब ये फ्लो हो गया, क्या आ गया? ये ऑस्मोसिस हो गई। ऑस्मोसिस को लिख लेते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? जो कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से अलाउ करे जाने के लिए, बाकी सब्सटेंसेस को अलाउ ना करे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एनिमल स्टार्च को यूज कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? कुछ सब्सटेंसेस को आगे अलाउ करेंगे, बाकी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे। इम्प्योरिटीज वगैरह इस तरह से ही सेपरेट हो जाएंगी। और ये ऑस्मोसिस सबसे पहले किसने स्टडी की थी? एबे नॉलेट नाम के पर्सन ने स्टडी की थी, साइंटिस्ट ने, एबे नॉलेट। 1748 में इन्होंने ये स्टडी की थी। कितनी टाइम पहले इन्होंने ये स्टडी कर ली थी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, या फिर कह सकते हो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ये याद रखना, सॉल्वेंट से किसकी तरफ मूव कर रहा है? सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें इसको ऑस्मोसिस को रोकना है कि ये फ्लो रुक जाए। तो उस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, देखो दोनों लेवल बराबर हो गए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों लेवल बराबर। तो वो प्रेशर जो अप्लाइड होता है किस साइड लगाना पड़ेगा? देखो ये लेवल हाई हो रहा है ना, इधर ही लगाओगे ना प्रेशर इसको वापस भेजने के लिए, कि यहाँ से सॉल्वेंट की एंट्री ना हो। तो सॉल्वेंट की एंट्री ना हो तो प्रेशर कहाँ लगाओगे? सॉल्यूशन साइड लगाओगे। तो वो मिनिमम प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड लगाना पड़ता है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, ये प्रोसेस रुक जाए, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर applied on solution side just to stop osmosis. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड होता है सॉल्यूशन साइड पे, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई या पी से डिनोट कर देते हैं।
ताकि वेपर प्रेशर, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाया, ताकि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर हो जाए, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, दोनों का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए। बट जनरली हमें यही स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो मिनिमम प्रेशर हमने अप्लाई किया है सॉल्यूशन साइड पे, ताकि सॉल्वेंट की एंट्री को हम रोक सके। यहाँ पे लिख सकते हो टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्यूशन साइड पे इनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इसीलिए इस प्रेशर को लगाया जाता है। और ये प्रेशर दोनों के क्या हो गए, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का बराबर, बिल्कुल बराबर हो गया। कॉलम है बनाया हुआ है, कॉलम में दोनों का लेवल जब बराबर है, इट मीन्स दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई कर दो, यहाँ तो क्या था, ये एंट्री यहाँ से यहाँ हो रही है, बढ़ता जा रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, इसका प्रेशर इस तरफ ज्यादा हो गया, इधर कम। फिर हमें क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया सॉल्यूशन साइड पे, ताकि दोनों प्रेशर बराबर हो जाए। अब ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए, हमने क्या किया, सॉल्यूशन साइड और प्रेशर लगा दिया और यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, तो सॉल्यूशन की एंट्री कहाँ होने लगी, सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट निकलना स्टार्ट हो गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तीनों में बनाया हुआ है ये, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट हुई, जिसने सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया, वो अलग हो गए, चले गए, और इधर रह गया हमारा बचा कुचा जो भी सोल्यूट सॉल्यूशन जो भी रहा है वो रह गया। मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जब अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड पे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा जब प्रेशर अप्लाई किया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। वो कहाँ चले गए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ कहाँ गए थे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, यहाँ कहाँ गए, हायर से लोअर की तरफ। और ये होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम घरों में लगाया होता है आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम ये तो करता है कि इस तरफ हमारा इम्प्योर वाटर है, ये इम्प्योर वाटर है, यहाँ से देख लो चाहे, ये इम्प्योर वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट है। अब वो सॉल्ट्स वगैरह हमें अलग करने हैं, तो ये क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, जो हमारे पास प्योर वाटर है वो अलग निकल गया और बाकी जो सॉल्ट्स थे उसमें वो सेपरेट हो गए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड लगाया गया, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल, इसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो गए। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेलुलोज एसीटेट, ये इम्प्योरिटीज को परमिट ही नहीं करते, आगे आने नहीं देते, वो इम्प्योरिटीज उधर ही रह जाएगी। इस तरफ हमारे पास क्या आएगा, प्योर सॉल्वेंट। जैसे डीसैलिनेशन करनी है सी वाटर की, सी वाटर में से सारे सॉल्ट अलग करने हैं, तो वहां पे भी रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई होती है। तो मैं इसको क्लियर करके रिवर्स ऑस्मोसिस की स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, व्हेन प्रेशर more than the osmotic pressure, osmotic pressure से भी ज्यादा प्रेशर लगाया किस तरफ, solution side, solution side लगाया, is applied on solution side, applied on solution side। अब क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होके प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सॉल्यूशन साइड हमने अप्लाई कर दिया, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट फ्लोइंग, कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम solution side, from solution side to pure solvent side, इसको हम बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही लिखा है, पीएम कभी कुछ और सोचो कि एएम पीएम लिख दिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि जो जब हम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनता है ना, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये लिखना रह गया, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये लिखना जरूरी है भाई, ये भी लिख देना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
अब ये तो होगी थ्योरेटिकल पार्ट सारा इसका। अब इसका जो एक क्वेश्चन आता है, जैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने कहा है, अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहलाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। अब देखो मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करा देती हूँ। डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के। एम क्या है? मोलैलिटी, और मोलैलिटी में क्या आता है न्यूमरेटर में? नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सेम किसका था? डेल टी एफ का, कोई भी चेंज नहीं था इसमें, सिर्फ सबस्क्रिप्ट का चेंज था। वहां पे क्या था? डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यानी ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर कोई पूछे क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, डेल टी भी डेल टी एफ भी। फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो तो बिल्कुल ही डायरेक्टली आया था उसके, ये आया था ना, काई बी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पी एस नोट माइनस पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, यही आया था। और मोल फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट के लिए लिखा है ना बी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो ये भी क्या आ गई? किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनका क्वेश्चन नहीं आता है, ना तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई पूछता है, ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, ना ही इसका। क्वेश्चन जो आता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही आता है, बहुत बार आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो हमें अब करना है, फाइनल काम हो जाएगा और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो 2 मिनट का काम है, फटाफट करते हैं इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब शो करना है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को या तो पी से डिनोट कर सकते हो या पाई से डिनोट कर सकते हो, मर्जी है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो सबको पता है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी क्या होता है? पी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर लिखो। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। प्रेशर के टर्म्स में आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, याद रखनी है भाई ये वैल्यू। टी हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, पी को एक तरफ रखो, एन बाय वी कर दो, पी इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पढ़ा हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के या किसी भी कंपोनेंट के डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होती है? मोलैरिटी, यानी कंसंट्रेशन टाउस में से आ गई है। P इक्वल्स टू सी आर टी, पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ये भी लिख सकते हो। अब देखो P जो है यहाँ पे, अगर मैं इन सारे टर्म्स को कांस्टेंट मान लू, कुछ भी कांस्टेंट मान लिया इसको, तो हमारे पास P क्या आ जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ गया। मैंने RT को क्या किया? RT अपॉन V को कांस्टेंट मान के चल लिया। ये भी लिख देना भाई, P इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू CRT, क्योंकि ये इक्वेशन यूज होती है, इसीलिए लिखवाई है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। अब P हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया N के, या फिर कह सकते हो पाई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया N के, और क्योंकि पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूरा लिखना है, as osmotic pressure is directly proportional to number of moles of solute, so it is a colligative property। दोबारा सुन लो, स्टार्टिंग में क्या लिखना है? 2 ही नंबर में आता है, ये ज्यादा में नहीं आता। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में इलेबोरेटिव आंसर ही चाहिए होता है। पी क्या है हमारे पास? प्रेशर ऑफ गैस। वी क्या है? इसकी वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये है। टी क्या है हमारे पास? टेम्परेचर इन केल्विन। और वैल्यूज जो कांस्टेंट्स की है, जिन जिन कांस्टेंट की वैल्यू लिखवा रही हूँ वो याद होनी चाहिए।
अब ये b इधर ले आओ, b इक्वल्स टू n/v RT। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट मान लो। p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, n के। P यानी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, और जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है वो हमारी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी लिखना है इसके साथ में, P हमारे पास n/v, n/v क्या होता है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन पाई इक्वल्स टू CRT। ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं होती है। बाकी डेरिवेशन में पहला स्टेप ये, फिर उसके बाद यहाँ, फिर ये, और लास्ट में बस लिख देना है एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, सो इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इतनी कोई छोटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें अभी स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, फिर एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, फिर उसके बाद है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आएगा इसके बाद ये टॉपिक, बट इसी से रिलेटेड है इन सारों से। और हमारे पास इसमें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये सारी जो जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।